बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स, मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब, क्रिकेट के हवाले से अगर बात की जाए तो पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर, स्पेसिफिकली पाकिस्तान क्रिकेट की बात की तो असद शफीक को एक और ओहदा दे दिया गया है। सवाल ये बनता है कि असद शफीक की माजी में क्या कारकर्दगी रही बीइंग सेलेक्टर, और अगर मेंटोर की बात की जाए या जिस भी ओहदे में फायज रहे, क्या कारकर्दगी रही, किस बिना पर एक और ओहदा जो है वो असद शफीक को दे दिया गया है। आखिर पीसीबी की आंखों पर पट्टी किसने बांधी हुई है, क्या मयार क्या है इनका सिलेक्शन का, क्यों एडवर्टीजमेंट करते हैं या क्या करते हैं, इस बारे हम जानने की कोशिश करेंगे। दूसरे एंड पर एशिया कप की अभी से हाइप बन गई है और मुत्तहिदा अरब अमीरात में एशिया कप के 2 नंबर टिकट यानी कि जाली टिकट जो हैं वो बिक रहे हैं और 15,000 दिरहम का एक टिकट बिक रहा है जनाब। अगर वीआईपी बात की जाए, इससे ज़्यादा की भी कुछ कीमतें सामने आ रही हैं जिस पर एक्शन लिया गया है यूएई इंतजामिया की जानिब से। इसके साथ साथ T20 जी उसकी और T20 और टेस्ट की रैंकिंग जारी कर देगी, जिसमें कुछ पाकिस्तानी बैटर्स हैं, जिसमें हसन नवाज हैं, साइम अयूब हैं, एक लंबी जंप लगाकर जो है वो टॉप 30 में शामिल हो गए हैं। लेकिन बाबर आजम की ऑन दी अदर हैंड तनज़ली हुई है, क्योंकि नतीजा वही है, बाबर आजम मैचेस तब से नहीं खेले, टेस्ट मैच नहीं खेले, और T20 तो बाबर को अभी उनके नसीब में नहीं आ रहा। लेकिन खबरें यही हैं कि एशिया कप के स्क्वाड में उनको शामिल कर लिया जाएगा। लेकिन उससे पहले कंडीशन ये है, कल के शो में बात हुई थी कि उनको इस ट्राई नेशन सीरीज़ में मौका दिया जाएगा, इसमें परफॉर्म करेंगे। पहले तो वेस्ट इंडीज़ वाली सीरीज़ ओडीआईज़ में परफॉर्म करेंगे, जो कि बाबर का ट्रैक रिकॉर्ड अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़ अच्छा है, ऑलमोस्ट तमाम मैचेस में सेंचुरी स्कोर किए हुए हैं बाबर। इसके बाद ट्राई नेशन सीरीज़, क्योंकि यूए की कंडीशन वहीं पर एशिया कप खेला जाना है, तो इनको एनालाइज करके इस पर फिर आगे जो है बाबर की सिलेक्शन का क्राइटेरिया। लेकिन होपफुली और मोस्ट प्रोबेबली बाबर को टीम में शामिल कर लिया जाएगा, क्योंकि फ़खर जमान की गैर मौजूदगी में कोई इस तरह का क्रेडिबल प्लेयर जो है पाकिस्तान अगर पीछे मुड़ कर देखता है तो नज़र नहीं आ रहा। अब्दुल्ला शफीक की अगर बात की जाए, लेकिन उनका स्ट्राइक रेट भी कम है, क्योंकि स्ट्राइक रेट की बहुत ज़्यादा बात की जाती है। बाबर ने इस पर काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है। इसके अलावा बड़ी खबर यह है कि इसी ट्राई नेशन सीरीज़ में अफगानिस्तान के अगेंस्ट जो मैचेस होने जा रहे हैं पाकिस्तान के, उसमें जनाब लड़ाई झगड़े से बचने के लिए इंतज़ामिया ने यह फैसला किया है कि जनाब इन दोनों को अलग अलग स्टैंड्स में कौमियत की बुनियाद पर, यानी कि अफगानी जो हैं वो स्टेडियम के एक साइड पे होंगे, पाकिस्तानी एक साइड पे होंगे, और इन दोनों को एक स्टैंड में नहीं बिठाया जाएगा किसी भी सूरत, क्योंकि लड़ते बहुत हैं ये दोनों भाई। बहरहाल सारी सूरत पर बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट अहमद सईद साहब। अस्सलाम वालेकुम अहमद जी। अहमद साहब, पहला चंक इस पर करते हैं ज़रा। असद शफीक माशाल्लाह से मेंटोर भी रह चुके हैं, सिलेक्शन कमेटी में भी उसके मेंबर भी रह चुके हैं, और बहुत से और भी जिम्मेदारियां। लेकिन अब जो इनको एक और जिम्मेदारी दी गई है वो है हनीफ मोहम्मद हाई परफॉर्मेंस सेंटर के डायरेक्टर जो है वो लगा दिया गया है। तो आखिर असद शफीक अपने करियर में तो अगर उनकी नज़र दौड़ाई जाए तो कोई खातिर खा उस तरह की परफॉर्मेंसेज नहीं है, उस तरह के रिकॉर्ड्स नहीं है जितना हम असद शफीक को बनाकर पेश कर रहे हैं और उन पर ये जिम्मेदारियां डाल रहे हैं। ना उनकी उम्र इतनी है कि चलो उम्र के साथ साथ तजर्बा आता है, उम्र भी इतनी नहीं है कि वो इन सारी जो चेयर्स को हेड करें। वजह क्या है आपके नज़दीक, क्या लग रहा है आपको? देखें, वजह तो जाहिर है कि अभी तक हम उन बातों की भी तलाश नहीं कर पाए जो इससे पहले जो एक पूरी मेंटोर्स की फौज भर्ती की गई। अब हो ये रहा है कि जिस प्लेयर के ऊपर भी आप नज़र उठाएं वो आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी अंदाज में पीसीबी के साथ फिट होता हुआ नजर आता है। लेकिन जब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की बात आती है, जब टीम की परफॉर्मेंसेस के अंदर डिप आता है, जब टीम नहीं चल पाती है, तो फिर नीचे से लेकर ऊपर तक आप तलाश करना शुरू हो जाएं, आपको कोई एक बंदा नज़र नहीं आता जो आकर इस बात की जिम्मेदारी कबूल करे। और अब तो असद शफीक, आपको याद होगा जब नए पीसीबी के साथ आए थे तो उस वक्त इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसकी फुटेज भी अभी आप देख रहे हैं टीवी के ऊपर। इसके बाद से अब तक ये भी कहीं हमें नज़र नहीं आए हैं। तो लगता ये है कि पीसीबी ने इन लोगों को इस शर्त के साथ, इस कंडीशन के साथ जो है वो भर्ती किया है कि आपने नहीं बोलना, और अगर बोलना है तो हमारी लिखी हुई पर्ची जो हम आपको देंगे उसके ऊपर जिन्हें लिखी होंगी वो आप बोलेंगे। इससे पहले आपको याद होगा कि अजहर अली जो है वो यूथ डेवलपमेंट के हेड जो है वो मुकर्रर हुए थे। अगर यूथ डेवलपमेंट के हेड मुकर्रर हुए हैं और अंडर 19 की 3 डे क्रिकेट नहीं हो रही पाकिस्तान में, तो कहाँ हैं अजहर अली? वो क्यों नहीं आ रहे हैं इसके ऊपर बात करने के लिए? अगर अजहर अली का काम यूथ को डेवलप करना है और अंडर 19 की क्रिकेट जो है उसके जो टूर के जो प्लान हो रहे हैं, जो उनकी हालत है उन बच्चों के साथ, जो यहाँ पर मैं तो कहूँगा रुसवाई का जो उनके लिए बंदोबस्त किया जा रहा है मुख्तलिफ क्लबों से मैच खिला के, इस पे वो क्यों नहीं बोल रहे? जहां तक इनके अपने करियर की बात है, यकीनन वो उस पाकिस्तान की उस टीम का हिस्सा थे जो वर्ल्ड रैंकिंग के अंदर जो है वो नंबर 1 पर रही, मिसबाहुल हक के अंदर। ये दोनों प्लेयर, असद शफीक भी और अजहर अली भी, बहुत रिस्पेक्टेबल नाम है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। ये 77 टेस्ट मैचेस जो है वो असद शफीक खेले हैं पाकिस्तान के लिए, और मुश्किल कंडीशन के ऊपर भी उन्हें रन बनाए हैं पाकिस्तान के लिए। लेकिन अलमिया ये है कि जब ये लोग पीसीबी के अंदर आते हैं और जब ये लोग मुख्तलिफ कैपेसिटीज़ के अंदर कोचेज़ बनते हैं या मेंटोर्स बनते हैं, इवन अगर मिसबाहुल हक को भी हम इस कैटेगरी में शामिल कर लें,
तो फिर हमें वो बिल्कुल एक डिफरेंट पर्सनैलिटी नजर आते हैं, जिनको हम जानते हैं, जिस मिसबाहुल हक को या अजहर अली को या आसिफ शफीक को बतौर हीरो, वो कहीं गायब हो गया। तो न जाने कौन सी ऐसी मजबूरियां हैं या पीसीबी के कल्चर के अंदर कौन सी ऐसी ब्यूरोक्रेटिक चेंजेस हैं जिनकी वजह से ये लोग उन लोगों के इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं जिनका बराह रास्त क्रिकेट से कोई ताल्लुक नहीं है। और जिस किस्म की प्लानिंग वहाँ हो रही है, गर्मियों में आपने अंडर 19 का कैंप लगा दिया मुल्तान के अंदर, और वैसे आप जो है वो कहते हैं जी हमने एबटाबाद में जाकर कैंप करने हैं नेशनल टीम के, और पता नहीं कहाँ कहाँ आप जगह तलाश कर रहे हैं, गवादर में आप स्टेडियम बना रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं पता कि ये लोग इस मौके पर आकर क्यों नहीं बात करते हैं, क्यों नहीं बोलते हैं। अच्छा, शायद इनके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये क्लॉजेस शामिल होंगी कि आपने खामोश रहना है, हम जो करें हमें आपने करने देना है, आपने तनख्वाह लेनी है और घर चले जाना। अच्छा, मेरी मुलाकात असद शफीक साहब से हुई तो मैंने उनको कहा कि असद भाई बहुत ज़्यादा तनकीद करते हैं हम अपने शोज़ में आप पर बैठ के, तो कहते हैं आपका काम है तनकीद करना, हमारा काम है अपने काम के साथ लॉयल रहकर सर्व करना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। तो मेरा अगला सवाल उनसे यही होने जा रहा था कि आखिर सर्व कर क्या रहे हैं, क्योंकि पर्ची तो आपको दे दी जाती है, जो पर्ची पे लिखा होता है वो आप बोल देते। तो जिस मासूमाना अंदाज में असद शफीक साहब ने मुझे जवाब दिया ना, उससे पता चल रहा था कि वाकई जो है वो पर्ची ही दी जाती है और असद शफीक का ऐसा कोई रोल है नहीं है। लेकिन इसके बावजूद जब रोल नहीं है और जब असद की कोई से नहीं है, तो फिर उनको इतने इस परफॉर्मेंस जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर इसका डायरेक्टर की ऐसे से लगाना, ये भी एक अचंभे की इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन्हीं लोगों क्यों घूम फिर के लगाए। क्या इनके अलावा लोग खत्म हो गए हैं जो पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं समझते, शायद आना नहीं चाहते वो लोगों को वो सिर्फ उन लोगों को लाते हैं हमजा भाई, सिर्फ उन लोगों को पीसी में लाया जाता है जो या तो हाँ में हाँ मिलाएं या फिर खामोश होकर ये देखते रहें कि यहाँ पर क्या हो रहा है। जो मामलात के अंदर इंटरवीन करेगा, और जाहिर है कि जो बंदा ऑनेस्ट होगा, जो बंदा लॉयल्टी की अगर आप बात कर रहे हैं, अगर आप ऑनेस्ट नहीं है तो आप लॉयल कैसे हो सकते हैं। जो बंदा ऑनेस्ट होगा, जो बंदा मेरिट के ऊपर आया होगा, जो बंदा ग्रास रूट से कोचिंग करता हुआ ऊपर आया होगा, वो जब सिस्टम के अंदर आएगा तो वो इस किस्म की चीजें बर्दाश्त नहीं करेगा। और इस किस्म के लोग जो अपने कोचिंग का जो उनका कैरियर जिनका ग्रास रूट से शुरू हुआ, उनका टेम्परामेंट ही चीजों को डील करने का अलग कौन से लोग हैं। वकार यूनुस इनके साथ आए, खामोशी से लगे रहे। वसीम अकरम ने कुछ अरसा सर्व किया, खामोशी से लगे रहे। ठीक है, मोइन खान खामोशी से लगे, मिसबा, शुएब मलिक, यूनुस खान, मोहम्मद यूसुफ, शाहिद अफरीदी, इनके अलावा और कौन है आपके पास? और ये भी खामोशी से लगे जब तक उस सीट पे बैठे रहे, जो मजे लेते रहे। लेकिन जैसे ही उस सीट से बाहर आते हैं, टीवी चैनल्स पर आकर बोलते हैं, तब बोलने का फायदा नहीं होता। लेकिन जब अथॉरिटी आपके पास होती है तब आप खामोश होते हैं। तो मेरे ख्याल ये वही इनके उसमें कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया जाता है कि आना है तो होंठों को जनाब ये जिप बंद करके खामोशी से जो हम कहें वो करते रहना है। इसके अलावा कोई अपनी जो आपने वो चीज़ नहीं दिखानी और ना ही बात करनी। तो और कौन ऐसा नाम जो आपके नज़दीक ज़हन में आ रहा है कि जनाब ये वो नाम है जो आया तो था लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के उन अहकामात और इशारों पे नाचा नहीं? जी हाँ, बिल्कुल। जो आपने एंड किया ना, ये मेरा ख्याल है कि आपने उस बहुत जामे बात कर दी है। बहुत सारे नाम इस वक्त हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अपनी अकेडमीज चला रहे हैं क्रिकेट के अंदर, और ना सिर्फ ये कि वो लॉयल भी हैं बल्कि ऑनेस्ट भी हैं अपने काम के साथ। आप अगर लाहौर में तलाश करना शुरू हो तो यहाँ पर सलमान भट्ट एक बहुत बड़ा नाम है। कामरान अकमल जो है वो, कामरान अकमल आपको टीवी में एक एनालिस्ट के तौर पर तो नजर आते हैं, लेकिन कामरान अकमल जो है वो बच्चों को क्रिकेट सिखाते भी हैं। देखें, एक बात जब इस तरह की हम करते हैं तो फिर जाहिर है कि लोग फौरन बात करना शुरू हो जाते हैं प्लेयर के प्लेइंग करियर के ऊपर कि उसने अपने प्लेइंग करियर के अंदर क्या किया है। बतौर प्लेयर और बतौर कोच ये दो मुख्तलिफ जिम्मेदारी हैं। एक बंदा अगर अपने रोल के साथ ऑनेस्ट है, उसको क्रिकेट की समझ है, वो अगर क्रिकेट के तमाम लेवल्स को समझता है और उसकी जो करैक्टराइजेशन है, जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो उसकी ज़रूरियात हैं, वो उसको समझता है, और अगर वो अपना काम दुरुस्त अंदाज में करने की सलाहियत रखता है और वो उस मेरिट पर पूरा उतरता है जो लेवल 2 लेवल के कोर्सेज इन्होंने पकड़े हुए हैं इन लोगों ने, वो उसके पास भी अगर है और उसके पास कोचिंग एक्सपीरियंस का बैगेज भी है, तो उसको क्यों नहीं आना चाहिए पीसीबी के अंदर। मसला ये है कि जब किसी ऐसे बंदे को आप लगाएंगे जो नीचे से रगड़ा खा कर आया होता है, राशिद लतीफ साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कराची के अंदर, उनकी अकेडमी है, जो लोग रगड़ा लगा कर आए होते हैं नीचे ग्रास रूट से, वो जब ऊपर आते हैं ना तो उनको उस कल्चर के अंदर अपनी मर्जी की चीजें चाहिए होती हैं, और जब अपनी मर्जी की चीजें उनको मुयस्सर ना हो तो वो काम कर ही नहीं पाते हैं वहां पर। इसलिए इन लोगों को खतरा ये होता है कि जब इस तरह के लोगों को पर लाएंगे तो वो ये इनके हर बात के अंदर इंटरवीन करेंगे। ये जो पूरा स्केड्यूल बनता है, पूरी जो प्रोग्रामिंग होती है यूथ लेवल से लेकर नेशनल लेवल की टीम तक, उसमें अगर आप उठा के देखें आपको कोई सिंक्रोनाइजेशन नजर आती है, कोई तसलसल आपको उसमें नजर आता है, कोई एक ऐसा आपको प्रोग्राम नजर आए कि इसका एंड प्रोडक्ट जो है वो ये होगा कि पाकिस्तान को हमने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के प्लेयर देने हैं। आपकी अभी जो नेशनल टीम है पाकिस्तान की T20 की,
उसमें से आप मुझे बता सकते हैं कि 4 प्लेयर ऐसे हैं जो जिनके बारे में आप ये कह सकते हैं कि ये तीनों फॉर्मेट्स में हमारे इंटरनेशनल लेवल का, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का प्लेयर? क्या मोहम्मद आरिस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का प्लेयर लगता है आपको पिच के ऊपर खड़ा होकर? हसन नवाज आपको पिच पे खड़ा होकर इंटरनेशनल लेवल का स्टैंडर्ड का प्लेयर लगता है? बिल्कुल नहीं। ये सारे 4-4 ओवरों के 10 ओवरों के प्लेयर हैं और पाकिस्तान में अब इतनी ही क्रिकेट रह गई है। इसमें पीसीबी के साथ साथ यकीनन इन लोगों का भी कसूर है जो पीसीबी में मुख्तलिफ ओहदों पर हर दौर के अंदर फाइज रहे हैं और उन्होंने ये सब होते हुए देखा है। और इसके ऊपर मैं तो इसे मुजरिमाना खामोशी कहूंगा कि उन्हें वो मुजरिमाना खामोशी इख्तियार की रखी है। बिल्कुल ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं जी। ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो जरा बात करते हैं यूएई में अभी 1-1.5 महीना जो है मुसलसल क्रिकेट रहनी है, तो वहां से बहुत सी खबरें आ रही हैं पाकिस्तान क्रिकेट को लेकर, अफगानिस्तान क्रिकेट को लेकर और टिकट्स के हवाले से, जिस तरह मैंने इंट्रो में बताया। इस पर एक ब्रेक के बाद बात करते हैं। वेलकम बैक जी। बात हो रही है पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, तो जनाब अहम खबर ये है एशिया कप के हवाले से, क्योंकि अब अगले 1 से 1.5 महीने में यूनाइटेड अरब अमीरात में क्रिकेट का मेला सजने को तैयार है। तो पहली खबर तो ये है कि एशिया कप में रवायती रीफ पाकिस्तान और भारत के मैच के हवाले से जनाब वो टिकट्स जो हैं वो जाली टिकट्स बिक रही हैं और इंतहाई महंगे दामों बिक रही हैं, जिस पर यूएई हुकाम ने इस पर एक्शन भी लिया है और उस पर रोकथाम जारी है। अहमद सईद साहब, 11,000 दिरहम की वीआईपी टिकट मेरे ख्याल बिक रही है। सिर्फ नाम होना चाहिए तो पाकिस्तान इंडिया मैच होना चाहिए और वहां के लोग ये टिकट ले भी रहे हैं, फिर ही जाके कहीं ना कहीं रिपोर्ट हुआ है ना। देखें, बिल्कुल ऐसा ही है। पाकिस्तान क्रिकेट और पाकिस्तान और इंडिया के मैच के अराउंड जो कमर्शियल एस्पेक्ट्स घूमते हैं उनका ही अगर आप एनालिसिस करना शुरू करें और फिर आप उसमें से ये देखें कि जो ब्रॉडकास्टर इसमें इन्वॉल्व हैं उनका अगर हम मुनाफा जो इससे वो कमाते हैं इस मैच से वो निकालना शुरू कर दें, तो इस बात को प्रेडिक्ट करना आसान नहीं है कि इंडिया की टीम जो है वो एशिया कप का बायकॉट तो नहीं करने जा रही है। एशिया कप में पाकिस्तान इंडिया का मैच तो होने जा रहा है और उस मैच से पहले जो सारी फ़ज़ा बनी हुई है इसका भी ज़ाहिर है सारा फ़ायदा ब्रॉडकास्टर्स उठाएंगे या फिर इस तरह के लोग उठाएंगे जो इस मैच के हाइप बना के इसमें से अपना मुनाफा जो है वो कमाना चाहते हैं। तो ये तो अभी आपने वो फिगर्स बताए हैं जो अनऑफिशियल रहते हैं, हमेशा जो रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनते हैं, क्योंकि ये गैर कानूनी जो फिगर्स हैं वो आप बता रहे हैं। अगर हम उसके ऊपर आएँ जो जिन फिगर्स की बुनियाद पर ये कहा जाता है कि पाकिस्तान इंडिया का मैच जो सब ज़्यादा सेलेबल कमोडिटी है ना सिर्फ आईसीसी के पास बल्कि एसीसी के पास, तो उसको देखते हुए भी ये प्रेडिक्ट करना अभी हमारे लिए बहुत ही मतलब आसान है कि ये जो इंडिया बायकॉट की रट लगा रहा है पिछले 1 महीने से, उनको देशभक्ति जाग जाती है पाकिस्तान का नाम आते ही। सिर्फ क्रिकेट में ऐसा नहीं है, कहीं पर भी पाकिस्तान का नाम लें पूरी दुनिया के अंदर। उस दिन इंग्लैंड और इंडिया का मैच में भी आपने देखा एक समाशाही पाकिस्तान की शर्ट पहनकर जो है वहाँ पर बैठा हुआ था। तो लग यूँ रहा है कि पाकिस्तान के नाम से वो इतने चालू हो चुके हैं कि जहाँ पाकिस्तान का नाम नजर आए उनको वो जो मार उन्हें पड़ी थी वो याद आना शुरू हो जाती है शायद हर बार। तो लेकिन इस सारी फ़ज़ा के बावजूद भी ये जो आप बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान इंडिया के मैच के जो कमर्शियल एस्पेक्ट्स हैं उनको अगर हम देखें तो ऐसा नहीं होगा कि इंडिया की टीम इसका मुकम्मल बायकॉट कर दे, और इस बार ऐसा भी नहीं होगा कि इंडिया की टीम इसका बायकॉट करे और दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट मिल जाए। ये ऑफिशियल टूर्नामेंट है, ये एसीसी का टूर्नामेंट है और एसीसी जो इस वक्त जो बीसीसीआई के साथ किया है, एसीसी ने रिसेंट पास्ट के अंदर मीटिंग्स वाले मामले में उसकी भी सारी कवरेज हम यहाँ पर बैठकर करते रहे हैं, उसका भी अगर हम रिकॉर्ड निकाल कर देखें, उसका भी एनालिसिस करें तो ये नजर आता है कि एसीसी के अंदर मामला अब उस तरह से नहीं रहे हैं। बीसीसीआई को ये मैच तो खेलने पड़ेंगे अगर वो फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं उसे, और अगर वो मैच नहीं खेलते हैं अपनी ज़िद और हरदर्मी के ऊपर, अपने मैदान से फरार होने वाली रिवायत के ऊपर वो बरकरार रहते हैं, तो अब यहाँ ऐसा नहीं होगा कि दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट मिल जाए और वो अपने अपने मैच जो है वो खेल के वापस चले जाए। यहाँ पर तो जाहिर है कि जो टीम बायकॉट करेगी उसको कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। अच्छा, दूसरी बड़ी खबर ये है अफगानिस्तान, यूएई और पाकिस्तान, ये ट्राई नेशन सीरीज जिसका आगाज अहमद सईद साहब होने जा रहा है ये अगस्त के महीने में, ठीक है। ये वेस्ट इंडीज टूर के बाद की इस सीरीज का जिसका शेड्यूल भी गालिबन 29 अगस्त से 29 अगस्त से अब ये हुआ है। लास्ट माजी में हमने देखा है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान, ये मनाजिर भी अभी वो चल रहे हैं, ये वो मैचेस थे, एशिया कप के मैचेस थे। उससे पहले 2019 के वर्ल्ड कप में जो इमाद वसीम का आखिरी चौका था वो नहीं भूला, उसके बाद ये एक चलता आया, एक जो टकराव की सूरत हाल इख्तियार हो जाती ना। अब देखें ये लड़ाई भी हो रही है अफगानियों की पाकिस्तानियों के साथ, और ये इस सारी सूरत हाल से बचने के लिए शारजा की जो इंतजामिया ना, उन्होंने अब ये फैसला कर लिया है कि अब इनको अलग अलग बिठाया जाएगा। एक स्टैंड में बैठेंगे, एक स्टैंड में बैठेंगे, दोनों इकट्ठे नहीं बैठेंगे। हालांकि दोनों भाई हैं, वो सारी जिंदगी उन्होंने गालिबन आधे से ज्यादा जिंदगी पाकिस्तान में गुजारी, लेकिन ये वो कौम है कि ये वो है। मैं देखें, सबसे पहले तो मैं आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये दोनों भाई हैं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान जो है ये आपस में इनके मामला चलते रहते हैं इस तरह के।
और ये जो भाइयों में लड़ाइयाँ होती हैं ना, उनमें आमतौर पर कभी कभार ऊंच नीच हो जाती है। और बड़ा प्रॉब्लम तब होती है जब छोटा भाई जो है ना वो बड़े भाई की जगह लेने की कोशिश करता है। तो मेरा ये ख्याल है कि अफगानिस्तान की जो क्रिकेट है उसको अगर हम एक केस स्टडी के तौर पर लें तो उनका जो अपराइज हुआ है ख़ास तौर पर T20 क्रिकेट के अंदर वो बहुत ही मैग्निफिसेंट है, बहुत ही शानदार है। इसको हम एडमायर करते हैं, इसको हमने न सिर्फ इसको एडमायर किया है बल्कि हमने यहाँ तक लाने में अफगानिस्तान क्रिकेट को जो किरदार अदा किया है वो भी पूरी दुनिया से ढका छुपा नहीं है। लेकिन अगेन मैं वही कहूँगा कि जब छोटा भाई बड़ा भाई बनने की कोशिश करता है तो फिर उसको मार भी पड़ती है। अब कसूर भी तो आप लोगों का है ना, आप लोग अफगानिस्तान से मैच को इस तरह ट्रीट करते हैं जैसे आप लोगों ने मतलब हर दफ़ा पाकिस्तान अफगानिस्तान का मैच होता था, पाकिस्तान इतना करीब लेके जाता था अफगानिस्तान को, हर बार उन्हें उम्मीद दिलाते थे और हर बार अफगानिस्तान को मैच हरा देते थे। तो इस तरह के मामलात में, और ख़ास तौर पर एक ऐसी कंट्री, ये बात ज़रा अहम होगी, इसको ज़रा नोट कीजिएगा, ख़ास तौर पर एक ऐसा मुल्क जो टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलता है। अगर आप टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलेंगे तो प्लेयर्स के अंदर भी वो टेम्परामेंट डेवलप नहीं होगा कि अब ऑस्ट्रेलिया के साथ अगर इनका टेस्ट मैच हो और 5 दिन ये वहां जाके ऑस्ट्रेलियंस की स्लेजिंग को सुने और वो तरह तरह की जो बातें करते हैं और जिस किस्म के अंदाज में वो मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं प्लेयर्स को, उस सारे प्रोसेस से गुजर कर अगर एक प्लेयर आएगा तो उसका टेम्परामेंट ही अलग होगा। ये अनफॉर्चुनेटली ये प्लेयर्स वो हैं जो सारे T20 क्रिकेट खेले। इसमें भी अगर आप देखें तो जिस तरह से प्लेयर ग्रूम करता है वो उतना ही हमें रिस्पेक्टेबल और उतना ही मेच्योर हमें नजर आता है। मोहम्मद नबी हैं, राशिद खान हैं, इन सारों के करियर का आगाज आप देखें और फिर बिल्डअप की तरफ जाएं, जो जिस तरह उनका एक्सपीरियंस अब बढ़ता गया है उस तरह हमें नजर आता है कि इनके अंदर एक ठहराव पैदा हुआ है, इनके अंदर एक वकार पैदा हुआ है, इनके अंदर आपको एक ग्रेस नजर आना शुरू हुई है मोहम्मद नबी के अंदर। राशिद खान स्टार्ट में तो ऐसा नहीं थे, क्योंकि राशिद खान का अभी भी स्टार्ट किया है, मेरा ख्याल है उनका स्टार्ट जो है वो खत्म नहीं हो रहा है, छोटे हैं ना वो। लेकिन वक्त के साथ साथ जितनी वो क्रिकेट खेल रहे हैं टेम्परामेंट उनका बिल्ड हो रहा है। और जो लास्ट एक जिसकी अभी आप फुटेज चल रहे हैं जिस मैच को, उसमें भी अगर आप देखें तो जो जूनियर प्लेयर्स थे वो इस तरह की हरकतें करते हुए नजर आए थे। मोहम्मद नबी तो उस मैच में भी साइड के ऊपर खड़े हुए, उन्होंने न सिर्फ ये कि प्लेयर्स को उन्हें बाद में रोका भी। अच्छा, तो पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर्स ने बहुत ज्यादा सर्व किया अफगान, इनको स्टेबल करने में, इनको ग्रूम करने में, पॉलिश करने में बहुत से नाम है, जिसमें इंजमामुल हक सर फारिस हैं, राशिद लतीफ जो है उन्होंने बहुत काम किया है, उसके बाद उमर गुल हैं और एक दो ऐसे नाम हैं। जो पहला विनिंग ग्रुप अफगानिस्तान का बना था क्रिकेटिंग सर्किट के अंदर, उसका क्रेडिट शायद राशिद लतीफ़ को ही जाता है, जितनी उन्होंने मेहनत की है इनके साथ। इससे पहले गालिबन कबीर खान एक कोच हैं पाकिस्तान के, वो इनके साथ काम करते रहे, यूनुस खान ने इनके साथ काम किया, राना नवीदुल हसन ने इनके साथ काम किया, इमरान फरहत ने भी 2-3 माह के लिए इनके साथ काम किया, जो पाकिस्तान की टीम के साथ भी काम कर रहे हैं। तो उमर गुल बहुत मशहूर पाकिस्तान के फास्ट बॉलर हैं, उनकी बहुत ज़्यादा खिदमत हैं अफगानिस्तान क्रिकेट के लिए। तो ये वो नाम हैं जो अफगानिस्तान क्रिकेट को बहुत ज़्यादा सर्व किया है जिन्होंने, और उन्होंने बतौर कोच उनको हेल्प की है प्लेयर्स को ग्रूम करने में। आपको मैं बता चलूँ कि जो अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम के प्लेयर्स हैं उनमें से बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो क़ायद आज़म ट्रॉफी खेल चुके हैं पाकिस्तान के अंदर। बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जो पेशावर के अंदर रिहाइश रखते थे, यहाँ पर क्रिकेट खेलते थे, गलियों मोहल्लों में क्रिकेट खेल के यहाँ से ही ये लोग प्लेयर बने हैं। अनफॉर्चुनेटली जब ये इंटरनेशनल क्रिकेट में खेलने आते हैं तो वहाँ पर मामलात इस तरह से होते हैं कि पाकिस्तान के पास IPL जैसी कोई मेगा लीग शायद इस तरह से नहीं है, और उस वहाँ से जो उनको पैसा मिलता है, वहाँ से जो उनको कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं, उन कॉन्ट्रैक्ट की मजबूरी ये है कि उन्होंने अपने आप को प्रो IPL साबित करना है, और उसके लिए ज़ाहिर है कि इस तरह की हरकतें की जाती हैं कि पाकिस्तान से मैच की हाइप बनाई जाती है, पाकिस्तान से मैच के अंदर जो है वो फिर तमाशाई और शायकीन का एक पूरा माहौल बनाना, और ये जो जूनियर प्लेयर हैं इनके वो अक्सर हर मैच के अंदर इस तरह की हरकतें करते हैं। जो मशहूर मैच है 2 छक्कों वाला, इसमें नसीम शाह ने, उसके बाद जो पाकिस्तान का मैच ODI का भी हुआ था उसमें भी वो जो मैनकट कर दिया था शादाब खान को फजल हक फारूकी ने। तो ये सारी चीज़ें वो हैं जो आपको उन टीम के अंदर नजर आती हैं जो टेस्ट सर्किट से दूर हैं, जिनके टेम्परामेंट जो है वो उस तरह से बिल्ड नहीं हुए हैं। तो अगर आप टेस्ट क्रिकेट खेल कर आए हैं, अगर आप उसके मुताबिक टेम्परामेंट बिल्ड कर आए हो तो आपकी क्लास और होती है, आपका जो बिहेवियर होता है पिच के ऊपर वो जरा डिफरेंट। अच्छा, अब इनका बिहेवियर जो है ऑन फील्ड, तो प्लेयर्स का बिहेवियर भी स्पेसिफिकली अफगानिस्तान के एग्रेशन होना तो अच्छी बात है, एग्रेशन ठीक है, हमारे प्लेयर्स के अंदर भी एग्रेशन होती है, और एग्रेशन और बदतमीजी में फर्क है, लेकिन वो शायद ये फर्क समझने से कासिर है। ऑन फील्ड प्लेयर्स ऐसा करते हैं, ऑफ फील्ड ग्राउंड में इनके शायकीन ऐसा करते हैं, और दोनों तरफ हमने देखा है कि अफगानिस्तान बहुत ज्यादा अग्रेसिव दिखाई देते हैं, गेम को लेकर नहीं, लड़ाई झगड़े में बहुत ज्यादा अग्रेसिव है, और उनको बैक कौन करता है, इसी एग्रेसिवनेस का ही जो है शायद उन्होंने वो किया है कि इंडियंस उनको बैक करते हैं, क्योंकि इंडिया जब भी पाकिस्तान अफगानिस्तान मैच होगा, इरफान पठान जैसे लोग जो हैं वो गले में मफलर डालकर भंगड़ा डालने आ जाते हैं। इरफान बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना की सूरत हाल हो जाती है, तो जब इंडियन बैक करते हैं तो फिर डेफिनेटली शय मिलती है अफगानियों को भी, और अगेंस्ट पाकिस्तान तो वो ऐसे ही बड़े तैयार होते हैं। 2-3 ऐसे नेशंस हैं, श्रीलंका ले लें, अफगानिस्तान ले लें, पहले बांग्लादेश भी हुआ करता था, लेकिन बांग्लादेश अब
काफ़ी हद तक जो है वो स्टेबल हो गया है, समझ गया है, सुलझ गया है, लेकिन अफगानिस्तान जो है मुझे लगता है अब इसको मजीद अभी टाइम लगेगा ना। मैं सही देखें, जाहिर है हम इस पहले बात कर चुके हैं इसके ऊपर, और जूं जूं ये मुझे जो समझ आ रही है इनके टेम्परामेंट की, जूं जूं ये टेस्ट क्रिकेट खेलते जाएंगे, जूं जूं ये बढ़ते जाएंगे उस फॉर्मेट के अंदर, उस तरह से प्लेयर्स के अंदर जो टेम्परामेंट डेवलप होगा वो जाहिर है कि उनके अंदर मजीद ठहराव पैदा करेगा। इसका जो हल निकाला है शारजा के अंदर इस बार जो इवेंट होने लगा है उसमें सेपरेट सीटिंग, जिस तरह से आपने पहले बयान की है कि दोनों कंट्रीज़ के लिए इनके जो शायकीन है वो आपस में मिक्सअप नहीं होंगे, उनकी एंट्रीज भी अलग होगी, उनकी सीटिंग भी अलग होगी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस तरह के मामलात से आप मामले को सुलझाने के बजाय मजीद उलझा देते हैं। बिल्कुल ठीक है, और वो इधर अंदर ग्राउंड में ना करें तो बाहर जाके, जैसे भी ये भी हम देख भी रहे हैं, वो बाहर जाके ऐसी सूरत इख्तियार करने की जिन्होंने करना है उन्होंने बिल्कुल करना है। बिल्कुल ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं क्विकली, जरा एक दूसरे टॉपिक पर आते हैं और वो है ICC T20 टेस्ट की रैंकिंग, जिसमें पाकिस्तानी जो साइम अयूब और हसन नवाज हैं, साहिबजादा फरहान भी हैं, बहुत से ऐसे बैटर्स हैं जिन्होंने जनाब तरक्की की है और वो रैंकिंग में बेहतरी आई है, टॉप 30 में तकरीबन आ गए हैं। मेहनत कर रहे हैं बॉयज़ और इम्प्रूवमेंट आ रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बाबर आजम जो है वो इस रैंकिंग से बाहर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बाबर आजम मैच ही कोई नहीं खेले, ये भी एक मेजर रीज़न है। लेकिन सलमान भट्ट साहब, हमेशा मैं ये कोट करता हूँ, ये मेंशन करता हूँ कि ये रैंकिंग इज़ अ बिगेस्ट स्कैम इन क्रिकेट, जो कि सिर्फ एक लॉलीपॉप दिया जाता है ICC की जानिब से। जो खेला ही नहीं है वो कैसे रैंकिंग में आएगा, जिनको मैच ही नहीं दिए वो कैसे रैंकिंग में आएगा। अलमिया तो ये है कि एक ज़माने में हम यहाँ बैठकर बताते थे कि बाबर आजम जो है वो दुनिया का नंबर 1 बैट्समैन है, और अब हम ये बता रहे हैं कि हमारे बैट्समैन टॉप 30 में आ चुके हैं। तो आप देखें कितना डाउनफॉल हुआ है पाकिस्तान का टेस्ट क्रिकेट के अंदर, सिवाय नुमान अली के बॉलिंग रैंकिंग के 6ठे नंबर में होने के, उसके अलावा कोई पाकिस्तानी ना ऑलराउंडर में ना बैटर में कोई टॉप 10 में हमें नज़र नहीं आता है। और ये आपने ठीक कहा, उसकी एक और मिसाल जो है ना वो हमें आज देखने को भी मिली है कि जसप्रीत बुमराह जो है वो ना खेलने के बावजूद भी टेस्ट क्रिकेट में नंबर 1 बॉलर के तौर पर अभी भी मौजूद है। तो न जाने कौन सी ऐसी कैलकुलेशंस हैं, कौन से ऐसे एल्गोरिथम्स हैं जो हमें समझ में नहीं आ रहे हैं, लेकिन ICC को समझ आ रहे हैं कि एक प्लेयर जो है वो नहीं खेल रहा तो भी उसकी पोजीशन जो है वो बरकरार है। ये बिल्कुल ना समझ में आने वाली बात है कि रेटिंग पॉइंट किस तरह से काउंट होते हैं, कि जो एक प्लेयर जो अगर नहीं खेल रहा उसके मुकाबले में जो प्लेयर खेल रहे हैं, जो परफॉर्म कर रहे हैं, वो ऊपर नहीं आ रहे हैं, वो प्लेयर अपनी जगह पर मौजूद है क्योंकि वो नहीं खेल रहा। तो फिर तो मैं ऐसा करता हूँ कि एक मैच खेलता हूँ, उसमें मैं सेंचुरी स्कोर करता हूँ और फिर मैं नहीं खेलता। और तो आपको याद होगा लैंड ऑफ पेसर्स कहा जाता है पाकिस्तान को, कहा जाता था, लेकिन अब आपको पता है कि टॉप 20 में भी पाकिस्तानी कोई फास्ट बॉलर मौजूद नहीं है। हारिस रऊफ जो है वो 26वें नंबर पर है और अब्बास अफरीदी 27वें नंबर पर है। शाहिनशाह अफरीदी का भी कोई नहीं पता। हारिस तो ये वो अलमिया है, ये हारिस रऊफ टेस्ट क्रिकेट में 26वें नंबर पर बिल्कुल। अब देखें ना, अब देखें पाकिस्तान के वो बॉलर जो टेस्ट खेलता ही नहीं है, वो रैंकिंग के अंदर मौजूद है। जो लोग टेस्ट खेलते हैं वो कहीं रैंकिंग में है ही नहीं। तो ये T20 और टेस्ट क्रिकेट की दोनों की है, लेकिन जो टेस्ट नहीं खेलता वो डेफिनेटली उसका T20 का, तो T20 स्पेशलिस्ट है। बहरहाल इस पे PCB को देखना होगा, PCB को गौर फिक्र करना होगा, राइट मैन फॉर द राइट जॉब जो है ये फॉर्मूला अब करना पड़ेगा, फिर कहीं जाके पाकिस्तान क्रिकेट जो है बेहतरी की जानिब गामजन हो सकती है। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर इसको सीरियस ले ले। बहरहाल ये जो सीरीज है ODI सीरीज, इसके बाद ट्राई नेशन सीरीज, ये इंपॉर्टेंट इवेंट है। इन 25 लड़कों का पूल है, इनको ग्रूम करना है, यही पाकिस्तान का एसेट है। लेट्स सी इनको किस हद तक हम ग्रूम और पॉलिश कर सकते हैं, इस पर फर्दर आने वाले शो में बात करेंगे। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।